गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रिपरेशन के क्रम में, किसी भी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन के क्रम में हमें समझना होता है कि क्या सिलेबस है और किस तरीके से हमें प्रश्नों को देखना है और न्यूज़पेपर से हमने क्या क्या चीज़ लेनी है और अपने एनवायरमेंट में जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उनसे हमें क्या क्या चीज़ कलेक्ट करनी है। हमें समय का बहुत सदुपयोग करना होता है और एक सेंस डेवलप करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी होती है, तब तक जब तक सफलता न मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो कल मैंने उत्तराखंड के विषय में कुछ तथ्यात्मक जानकारी दी थी, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज हर्षदेव जोशी के विषय में और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इतिहास को हमें जानना जरूरी है। इतिहास में ये बताता है कि हमने क्या गलतियां अगर हम नहीं करनी है और क्या हमने करना है। अगर हम इतिहास को नहीं जानते तो वो जो गलतियां पूर्व हमसे हुई थी, जिससे जनता का अहित हुआ था, मानव जाति का अहित हुआ था, वो दोहराई जा सकती है। तो इसलिए इतिहास जानना जरूरी है। और संविधान भी हमारा मूल कर्तव्य के माध्यम से इसके निर्देश देता है कि हमें अपने संविधान को जानना चाहिए और अपने इतिहास को जानना चाहिए और इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो लेकिन अभी यहाँ पर को ये तो हमें जानना चाहिए, संविधान एक हमारा दायित्व है, एक हमारा देश के नागरिक होने के नाते दायित्व है कि हम अपने इतिहास को जानें और उससे संबंधित व्यक्तियों को जानें। तो मैं अगर हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम तैयारी करें तो हमारा मेन फोकस तैयारी के लिए यहाँ पर को हो जाता है। तैयारी में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम देखते हैं फ्रेंड्स हर्षदेव जोशी से संबंधित कुछ पॉइंट्स। कल मैंने बताया था कि हर्षदेव जोशी फ्रेंड्स किंग मेकर कहे जाते थे उत्तराखंड में मध्यकाल में। ये थे, इनके पिताजी का नाम था शिवदेव जोशी। अब शिवदेव जोशी को फ्रेंड्स, शिवदेव जोशी, अब शिवदेव जोशी को शिवाजी कहा जाता था उत्तराखंड का। शिवाजी क्यों? क्योंकि इनने रोहिल्ला आक्रमण को, रोहिलों के आक्रमण को अपनी सूझबूझ और चतुराई से इस क्षेत्र से बाहर किया था। जिस प्रकार शिवाजी ने अपने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और जो बाह्य शक्तियां उनको बाहर किया था महाराष्ट्र से और देश से बाहर करने का प्रयास किया था, उसी प्रकार शिवदेव जोशी ने भी रोहिलों को, बाह्य आक्रमणकारियों को उत्तराखंड या अपने क्षेत्र से बाहर करने का प्रयास किया था। उनको उत्तराखंड का शिवाजी कहा जाता है। और दीपचंद जो 57 नंबर के चंद्र शासक थे, दीपचंद चंद्र का शिवदेव जोशी द्वारा संरक्षण रखा गया। इनको संरक्षण इनके द्वारा दिया गया क्योंकि अल्पवयस्क थे। कब? 1748। किस प्रकार? जिस प्रकार 1556 में बैरम खान ने दिया था। किसको? अकबर को। तो उत्तराखंड का बैरम खान कौन हो गया फ्रेंड्स? क्योंकि बैरम खान ने दिया था अकबर को 1556 से 60 तक, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि अल्पवयस्क थे अकबर। तो शिवाजी, ये बैरम खान ने दिया था अकबर को संरक्षण। तो उसी प्रकार दीपचंद को दिया था, जो 57 नंबर के चंद शासक थे, कल्याण चतुर्थ के पुत्र। उनको संरक्षण किसने दिया था? शिवदेव जोशी ने। ठीक है। तो इनको उत्तराखंड का बैरम खान इसलिए कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इनके पिताजी से संबंधित कुछ तथ्य हो गए। और रोहिलों को इन्होंने बाहर के, जिस प्रकार शिवाजी ने किया था, तो इनको उत्तराखंड का शिवाजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, हर्षदेव जोशी जो थे एक चतुर, साहसी, महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। इन्होंने मध्यकाल के विभिन्न खंडों में, उत्तराखंड में विभिन्न शासकों को गद्दी पर बैठाने का कार्य किया, और जिन जिन शासकों ने इनका अपमान किया या इन्हें सत्ता से बाहर करने का प्रयास किया, उन्हें फिर इनके द्वारा अपदस्थ करके बाह्य शक्तियों और अन्य शक्तियों की मार्फत से बाहर किया गया। तो उन्हें किंग मेकर कहा जाता है हर्षदेव को। हर्षदेव को किंग मेकर कहा जाता है, राजा बनाना होगा। निरपति निर्माता इनको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्योंकि इनने हर्षदेव जोशी को, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न आता है कि निरपति निर्माता या किंग मेकर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। तो इस ये तथ्यात्मक कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में तथ्यात्मक जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है, किंग मेकर किसे कहा जाता है, तो निरपति निर्माता तो फ्रेंड्स वो हर्षदेव जोशी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनने गोरखाओं से सहायता लेकर के चंदू को गद्दी से हटाया, ठीक है, और अंग्रेजों से सहायता लेकर के गोरखाओं को हटाया। ठीक है, तो ये कौन हो गए? किंग मेकर हर्षदेव जोशी। किसके पुत्र हुए? ये हुए शिवदेव जोशी के, जो शिवाजी कहे जाते हैं उत्तराखंड के, ठीक है, और बैरमखा उत्तराखंड के कहे जाते हैं, कुआं के कहे जाते हैं, शिवदेव जोशी। ठीक है फ्रेंड्स, ये झीझाड़ अल्मोड़ा के थे फ्रेंड्स, अल्मोड़ा झीझाड़। ये भी प्रश्न आ सकता है कि भाई कहाँ के रहने वाले थे झीझाड़? ये शिवदेव जोशी और हर्षदेव जोशी झीझाड़ अल्मोड़ा के निवासी थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि इन्हें काफी चातुर्य से कार्य किया, काफी बुद्धि से कार्य किया, और स्वयं सीधे युद्ध में भाग न लेकर के किसी के माध्यम से, जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से घराना को परास्त किया था, उसी प्रकार इनके द्वारा भी भिन्न मध्यकाल के भिन्न भिन्न खंडों में अन्य शासकों के द्वारा सहायता प्राप्त कर, जो इनके जिनको हटाना चाहते थे उस शासक को हटा देते थे। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? चाणक्य या कौटिल्य। इनको उत्तराखंड के कुमाऊं का कौटिल्य इनको कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को। ठीक है फ्रेंड्स, विभीषण भी इन्हें कहा जाता है। राहुल ठाकरत्यायन इनको विभीषण कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार विभीषण ने अपने देश में दूसरे का शासन स्थापित करने में या आक्रमण करने में सहायता प्रदान करी, हालांकि वो एक अलग सेंस से है, वहाँ पर उन्होंने धर्म का साथ दिया जो उचित होना चाहिए था मानव जाति के लिए, वो कार्य विभीषण द्वारा किया गया। लेकिन यहाँ कोई सेंस लिया गया है बाह्य शक्ति को जिसका सहायता दी, उसी प्रकार इन्होंने भी बाह्य शक्ति गोरखाओं को उत्तराखंड में आक्रमण करने के लिए बुलाया। तो राहुल ठाकरत्यायन का मत है कि ये विभीषण के लिए। एटकिंस ने भी हर्षदेव जोशी के विषय में वक्तव्य कहे हैं। तो एटकिंस फ्रेंड्स इसे हर्षदेव जोशी को एटकिंस क्या कहते हैं? देशद्रोही। स्वार्थी और देशद्रोही कहते हैं एटकिंस। ठीक है फ्रेंड्स, एटकिंस इन्हें देशद्रोही कहते हैं। तो
फ्रेंड्स, ये थे हर्षदेव जोशी के विषय में कुछ तथ्यात्मक जानकारी जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। और हर्षदेव जोशी के विषय में जो कॉन्सेप्ट है, जो अन्य चीज़ें हमें जाननी है, वो भी मेरे द्वारा आपको प्रदान की जाएंगी। और अन्य तथ्यात्मक जानकारियाँ भी इनके विषय में मैं आपको प्रदान करूँगा नियमित समय समय पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें फ्रेंड्स प्रिपरेशन के काल में हमें अपना सेंस, अपना माइंड बिल्कुल शार्प रखना होता है। ऐसा ही नहीं है कि हमने केवल हिस्ट्री पढ़नी है, केवल मैथ्स पढ़नी, रीजनिंग पढ़नी है। हमें सभी परीक्षा के डायमेंशन में सोचना होता है, वहाँ कमांड बनानी होती है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं रीजनिंग का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। फ्रेंड्स, एक प्रश्न आता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या होगा निकालना होता है। हालांकि इसकी मेथड है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से निकल जाएगा, लेकिन वो लेंथी होगा। अब हालांकि वहां से निकल जाएगा, लेकिन लेंथी होगा और हर जगह पर भी ये सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो क्विक मेथड हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि अब हमें कई प्रकार के प्रश्नों हमें फेस करने होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, कई प्रश्नों को हमें फेस करना होगा। तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट, ये जो संक्षिप्त विधि, जो छोटी छोटी विधि है, हम बिना किसी भेदभाव के उस विधि का हम प्रयोग करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये विधि गलत है, ये शॉर्ट है, या इसमें तो फॉर्मूला लगता है। जब हमारे पास है, क्योंकि हमने तो सॉल्व करना है, एक मार्क इससे लेना है और क्या करना है, केवल एक नंबर इससे हमने करना है। तो हम इसमें सीधी विधि लगाएंगे कि भाई अगर यहाँ भी प्लस हो, इधर भी, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन, अगर दोनों जगह प्लस होता है तो माइनस को कंसीडर करते हैं, और जो x प्लस 1/x इक्वल टू दिया है उसका वर्ग करके उसमें -2 कर देते हैं सीधे सीधा। तो 2 का वर्ग 4 - 2, इसका आंसर हो जाएगा 2 फ्रेंड्स। यानी कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमें निकालना है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा 2 आएगा। इसका वर्ग कर, जो दिया है इसका वर्ग कर देंगे, और वो क्या 4, इससे -2 कर देंगे, सीधे सीधे पढ़ना है और ये लगा देंगे। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि कई प्रकार के हमको क्वेश्चन फेस करने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम देखिए फ्रेंड्स, जो कैलेंडर से संबंधित प्रश्न आते हैं, एक डेट हमें दी रहती है, माना हमको दिया है 15 अगस्त 2015 का डे हमें दिया है, माना दिया है रविवार। अब पूछ रहा है कि कंपेयर कर रहा है ये, अभी 15 अगस्त 2016 को क्या डे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, अगर जहां से जंप कर रहा है वो ईयर लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर मीन ऐसा ईयर जिसमें 4 का पूरी बार डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल है तो लीप ईयर है, डिविजिबल नहीं है 4 से तो वो लीप ईयर नहीं है। 2000 जैसे 2000 है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 27 सेंचुरी ईयर है तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर ये हो गया तो क्या होगा फ्रेंड्स, लीप ईयर होगा। और अगर माना 2020 है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है। अब लेकिन 2015 जो है कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 4 से, तो ये लीप ईयर नहीं है। यानी कि यहाँ एक्स्ट्रा दिन क्या होगा, 1 होगा फ्रेंड्स। जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो उसमें एक्स्ट्रा दिन 2 होंगे, जैसे ये है इसमें 2 होगा। अब इस डेट सेम है, मंथ सेम है, केवल ईयर चेंज है, और वो भी एक ही ईयर है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स,
अगर जिस ईयर से जंप कर रहा है और बीच में, और दूसरा ईयर जो है वो लीप ईयर है, और बीच में क्या पड़ रहा है, फरवरी पड़ रहा है, तो इसमें +2 कर देंगे फ्रेंड्स। यानी कि 15 अगस्त को अगर यहाँ रविवार है तो यहाँ रविवार, ये मंगलवार होगा। सीधा सीधा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल ईयर है, सिंपल यानी कि नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। हम चेक कर लेंगे, 4 से भागा देंगे, अगर 4 से भागा पूरी बार नहीं जा रहा है तो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो इसमें एक्स्ट्रा दिन क्या होंगे या ऑड डे क्या होंगे, इसमें दिनों की संख्या 1 होगी, और यहाँ भी ये मंथ डे सेम है, मंथ सेम है, और नेक्स्ट डे में हम जंप करेंगे। अगर नेक्स्ट डे जिसमें पूछ रहा है वो अगर लीप ईयर है, क्योंकि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है 2016, तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, 2016, सॉरी फ्रेंड्स, 2016 जो होगा लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो 2016 क्या होगा, लीप ईयर हमारा 2016 4 से डिवाइड करने पर अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करेंगे। उस हिसाब से आप बताइए कि क्या क्या होना चाहिए। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं कि ये लीप ईयर होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप चेक करेंगे इसे, ये लीप ईयर होगा। अगर यहाँ पर को 17 होगा, 2017, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड केवल शताब्दी सेंचुरी मंथ ईयर को करेंगे फ्रेंड्स। इसको हमने 4 से डिवाइड किया, कंप्लीटली किया, तो लीप ईयर है। अब लीप ईयर की भी सिचुएशन है फ्रेंड्स, अगर फरवरी इस के बीच में आ रहा है जो हमसे पूछा गया है, हालांकि डे सेम है, मंथ सेम है, लेकिन फरवरी बीच में आ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2 प्लस करेंगे। 1 होता है इसमें, लेकिन हमको हम 2 प्लस करना होगा हमें जंप करने के लिए। तो यहाँ हम 2 प्लस कर देंगे तो फ्रेंड कितना हो जाएगा, सोमवार मंगलवार, यानी कि 15 अगस्त 2016 को मंगल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम 16, अगर इसकी जगह 10 जनवरी होता, 15 जनवरी होना, ये भी 15 जनवरी और ये भी 15 जनवरी 2015 से 15 जनवरी 2016। हालांकि ये लीप ईयर है फ्रेंड्स, क्योंकि डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ को जो लीप ईयर प्रेजेंट, जो लीप ईयर बनाता है फरवरी, वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या है, सिंपल ईयर है, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है 2015। और जनवरी 2016 में क्या दिन होगा, 15 जनवरी 2015 में रविवार है। तो अगर यहाँ पर फरवरी नहीं आया है बीच में, तो फ्रेंड्स इसको केवल हम 1 ही प्लस करेंगे, क्योंकि जो लीप ईयर की क्वालिटी दे रहा है, लीप ईयर का जो स्थिति प्रदान कर रहा है, वो फरवरी अभी आया नहीं है, तो यहाँ पर 1 ही प्लस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। 15 जनवरी 2015 को अगर रविवार है, तो 15 जनवरी 2016 को सोमवार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अगर ये फरवरी के बाद के जो दिन आएंगे उसमें +2 होगा, क्योंकि फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा दे दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रिपरेशन के दौर में काफी शार्प माइंड रखने की जरूरत होती है, काफी तीक्ष्ण माइंड रखने की जरूरत है, इसलिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ रीजनिंग की, और हमें इंटरेस्ट रहना चाहिए अध्ययन में, जिससे कि हम सफलता को प्राप्त कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ दिया गया फ्रेंड्स 1 जनवरी 2009 को माना सोमवार था। ठीक है फ्रेंड्स, 5
फरवरी 2020 को क्या दिवस होगा। अब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे फ्रेंड्स, जिस भी ईयर के मंथ, ईयर तो है लेकिन जो फर्स्ट वाला मंथ और लास्ट वाले मंथ को ईयर को छोड़ के अगर अधिक मंथ बीच ईयर बीच में है तो उनको हम देखेंगे। 8 2008 आएगा, 2010 आएगा, 2011 आएगा, 2012 आएगा, 2013 आएगा, 2014 आएगा, 2015 आएगा, 2016 आएगा, 2017 आएगा, 18 आएगा और 2019 आएगा। इसमें हम देख लेंगे फ्रेंड्स कि इसमें लीप ईयर और सिंपल ईयर क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 आया तो ये लीप ईयर हो गया, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 10 में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 9 की तो बात हो रही है ना, 8 9 9 इसमें 8 नहीं आएगा फ्रेंड्स क्योंकि आगे को हम चलेंगे ना। 9 9 10 10 में 1 होगा, 11 में 1, 10 में 1, 11 में 1, 12 में 1, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2, 17 में 1, 18 में 1, 19 में 1। ठीक है फ्रेंड्स, बीच के जितने भी, अब ये मैं किस लिए ये 1 2 1 2 क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा है जो जो सिंपल ईयर होते हैं या जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं। और डे से मतलब है, विषम दिन से हमको मतलब है कि जो 7 का जोड़ा या वीक बनाने के बाद जो रिमेनिंग बचता है, 7 से डिवाइड करने के बाद पूरे डे 365 डे हो गए, 7 से हमने डिवाइड किया तो 7 5 35, रिमेनिंग 1 5, 7 2 14। तो यहाँ इसको हम कंसिडर करेंगे कितनी बार हम डिवाइड हुआ, कितने टाइम, वो चीज नहीं, जो रिमेनिंग या रिमाइंडर बचेगा उसे कंसिडर हम करते हैं। तो 365 में अगर एक रिमाइंडर है, यानी कि सिंपल ईयर में एक रिमाइंडर है, एक विषम दिन है, एक ऑड डे है, तो जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, उसमें कितने होंगे 2। तो इसमें ये डे कंफर्म करने के लिए इसी का रोल होता है जो शेष दिन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका तो हमें पूरे ईयर का हमें अभी हमने काउंट करना है, इसको जिस ईयर से जंप कर रहा है और जिस ईयर में जा रहा है उसे भी सरल बनाने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है कि भाई उसे हम अंत में हम कंसीडर करेंगे। 10 में आपका आ गया फ्रेंड्स 1, 11 में 1, 11 में 12 में 1 और 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 10 1, 11 में 1, 12 में 2 होंगे फ्रेंड्स, 12 क्योंकि पूरा डिविजिबल है 4 से, 12, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में फिर 2 हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, 17 में 1 होगा, 18 में 1 होगा, 19 में 1 होगा, 20 का हम कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम बीच के जितने भी ईयर बीच में पढ़ेंगे, जितने वर्ष पढ़ेंगे, उनमें लीप ईयर और सिंपल ईयर के अनुसार उनके एक्स्ट्रा और डेज हम लिख लेंगे, जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें केवल 2 लीप ईयर पढ़ेंगे। इसको और भी अधिक सरलता से कर सकते हैं कि 4 के गैप में 2 हम लीप ईयर 2 ले लेंगे और जो 4 से कम का गैप है तो उसमें एक हम ले लेंगे लीप ईयर, सॉरी ऑड डे। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे अगर हम चेक भी कर सकते हैं 4 से डिवाइड करके। ठीक है, तो 10 में क्या आया, 9 के बाद एक ऑड डे आया, फिर 11 में 1 आया, फिर 12 में 2 ऑड डे आए, 13 में 1 आया, 14 में 1 आया, 15 में 1 आया, 16 में 2 आया, 17 में 1 आया, 18 में 1 आया, 19 में
एक आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये ऑड डे हो गए जो ईयर के बीच के थे। ठीक, और जो जनवरी है, जनवरी फ्रेंड्स 2009, तो यहाँ कितने दिन, ये क्या है, ये और ये सिंपल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, 365 डे का होगा ना फ्रेंड्स। 365 यहाँ कितने ऑड डे होते हैं फ्रेंड्स, 1 होते हैं, क्योंकि ये सिंपल ईयर है। ठीक है, देखिए एक हम यहाँ ले चुके हैं 1 जनवरी से बाद के दिन ना, तो 364 बचे, तो 364 जो होते हैं 52 से डिवाइड करने पर 752 इंटू 7 से 364 हम पा सकते हैं, यानी कि हमको ऑड डे कुछ नहीं बच रहे हैं, तो यहाँ 0 ऑड डे हो जाएंगे। और इधर जनवरी कितने होते हैं फ्रेंड्स, 3, अब 5 तक पूरा लेंगे हम, क्योंकि हमें 5 का डे निकालना है, 3 5 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ हम देख लेंगे टोटल कितने ऑड डे हो गए, 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 हो गए फ्रेंड्स। 20 यानी कि 21 में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, 20 तो 14, यानी कि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या होता है 14, 6 हमारा रिमाइंडर बचा 6। तो यहाँ क्या है, सोमवार प्लस 7 होता तो क्या हो जाता, सोमवार ही होता, नहीं प्लस 6 है तो क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे। अभी तो आपको लेंथी लग रहा होगा या लेंथी फील हो रहा होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पूरा बताना जरूरी था, और इसको आप बार बार देखेंगे, बार बार करेंगे तो ये बहुत इजी और काफ़ी तीव्रता से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बार बार देखिए। इस प्रकार के वीडियोज मैं आपको बार बार प्रेजेंट करूँगा, और जो काफ़ी परीक्षा उपयोगी होंगे, जिससे आप तीव्रता से, पूर्ण शुद्धता के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके सफलता को प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।